इन द ब्लिंक ऑफ एन आई 2026 एक भव्य साइंस फिक्शन ड्रामा है जो मानवता के दूरस्थ अतीत, नाजुक वर्तमान और अनजाने भविष्य को आपस में जोड़ता है। प्राचीन संघर्षों से लेकर आधुनिक त्याग और तारों से परे एक साहसिक मिशन तक, ये फिल्म दिखाती है कि एक ही पल कैसे आने वाली पीढ़ियों की दिशा बदल सकता है, ये साबित करते हुए कि पलक झपकते ही सब कुछ बदल सकता है। जैसे जैसे निएंडरथल युग अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता है, एक छोटा परिवार ठंडी पत्थर की गुफा में शरण लेता है। थॉर्न एक नाजुक सी लौ जलाता है जो कठोर रात की ठंड में उन्हें थोड़ी गर्मी देती है। जब बच्चे नींद में खो जाते हैं, वो और उसकी गर्भवती पत्नी एक शांत पल साझा करते हैं, उस दुनिया में थोड़ी सी सांत्वना ढूंढते हुए जहां सुकून बहुत कम है। सुबह होते ही थॉर्न पास के तालाब की ओर शंख और सीप इकट्ठा करने निकल पड़ता है। फिसलन भरी चट्टानों पर चढ़ते समय उसका पैर फिसल जाता है और वह जोर से नीचे गिर पड़ता है। वह जिंदा तो बच जाता है, लेकिन गिरने से उसका शरीर चोटों से भर जाता है और दर्द से कराह उठता है। गुफा में लौटने के बाद उसकी खांसी बढ़ती जाती है और हारा उसके सीने पर फैलते गहरे नीले निशानों को देखकर अपना डर छिपा नहीं पाती। बीमारी की पकड़ मजबूत होती जाती है। फिर भी अगले दिन थॉर्न खुद को भोजन की तलाश में जाने के लिए मजबूर करता है, लेकिन उसकी ताकत जल्द ही जवाब दे देती है और हारा उसे सहारा देकर वापस सुरक्षित जगह तक लाती है। रात भर तेज बुखार उसे कांपने पर मजबूर कर देता है। परिवार जड़ी बूटियों का सहारा लेता है, पर कुछ भी उसके दर्द को कम नहीं कर पाता। हताश होकर हारा सावधानी से उसके सूजे हुए घावों में से एक को खोलती है ताकि भीतर जमा हुआ खून बाहर निकल सके। फिर उसे कुचले हुए पौधों से ढक देती है। धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य होने लगती है। जब थॉर्न कमजोर हालत में पड़ा रहता है, हारा को डर सताने लगता है कि अगर वो ठीक ना हो पाया तो क्या होगा। वो अपनी बेटी लार को खुद से आग जलाना सिखाना शुरू कर देती है। कई असफल कोशिशों के बाद आखिरकार एक चिंगारी आग पकड़ लेती है और उसकी कांपती हुई हथेलियों में लपटे उठने लगती है। गर्व और उत्साह से भरी लार्क अपनी जीत साझा करने के लिए दौड़ती है, लेकिन गुफा की खामोशी में उसे पता चलता है कि उसका शिशु भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। दुख बिना किसी दया के परिवार पर टूट पड़ता है। जो थोड़ी बहुत ताकत बची है उसे समेटकर थॉर्न अपने फर के बिस्तर से उठता है और अपने बेटे को दफनाने जाता है, जबकि हारा इस असनीय पीड़ा के बोझ तले टूट जाती है। पहले से ही कठोर दुनिया में जीवित रहने के लिए ये जरूरी है कि टूटे हुए लोग भी आगे बढ़ते रहें। उस रात हारा चुपचाप बैठी रहती है, उसकी आंखें शून्य में टिकी हुई। उसकी आत्मा उन सभी कष्टों से हिल चुकी है जो उन्होंने झेले हैं। उसे इस पल से जोड़े रखने के लिए थॉर्न बेरियों और पौधों को पीसकर एक कच्चा रंग तैयार करता है। वह धीरे से उसकी हथेली उस मिश्रण में डुबोता है और पत्थर की दीवार पर उसका हाथ रखकर एक निशान छोड़ देता है। ये प्रमाण कि वो यहाँ है, वो अस्तित्व में है, वो मायने रखती है। कुछ दिनों बाद बाहर चलते हुए हारा को प्रसव पीड़ा की पहली तेज लहर महसूस होती है। खुले आसमान के नीचे उसका पानी टूट जाता है। लार्क तुरंत उसकी मदद कर उसे गुफा में वापस ले आती है। थॉर्न अपनी बेटी को बाहर ही रखता है, पहरा देते हुए, जबकि हारा प्रसव की पीड़ा से जूझती है। शाम तक गुफा में एक स्वस्थ शिशु के रोने की आवाज गूंज उठती है। बच्चा ठीक है, लेकिन हारा बेहद पीली और कमजोर हो चुकी है। समय बीतता है, पर उसकी ताकत वापस नहीं आती। बुखार और कमजोरी उसे जकड़े रहते हैं और थॉर्न की हर कोशिश के बावजूद वो धीरे धीरे बुझने लगती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो थॉर्न उसे उनके खोए हुए शिशु के पास दफना देता है। उसी शाम शोक और स्मृति में वो गुफा की दीवार पर उसके हाथ के निशान के पास अपना भी हाथ रख देता है। पत्थर पर उकेरी हुई एक मौन विदाई। जीवन को आगे बढ़ना ही होता है। आने वाले शांत दिनों में थॉर्न हड्डी से एक छोटी बांसुरी बनाता है और अपने बच्चों के लिए धीमी धुनें बजाता है। वहां सुकून देता है जहां शब्द साथ नहीं दे पाते। लंबे विचार के बाद वो हारा का हार लार्क के गले में पहना देता है, मानो उसकी मां की आत्मा का एक अंश उसे सौंप रहा हो। एक दिन भोजन की तलाश में वे जमीन पर अजनबी लोगों को घूमते हुए देखते हैं। घबराकर वे छिप जाते हैं और इंतजार करते हैं, लेकिन वे अजनबी वहां से जाते नहीं। रात होने तक भी वे पास ही रहते हैं। खतरे की आशंका से थॉर्न अपने थोड़े से सामान को समेटता है और अंधेरे की आड़ में बच्चों को लेकर वहां से निकल पड़ता है। यात्रा तनावपूर्ण हो जाती है जब उन्हें एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वे अपनी चाल तेज कर देते हैं, बच निकलने की उम्मीद में। कई सुबह बाद थॉर्न अपने कंधे पर एक स्पर्श से जागता है। अजनबियों ने उन्हें ढूंढ लिया है। वो तुरंत बच्चों को उठाता है, लेकिन भागने से पहले ही वे लोग उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। थॉर्न लार्क और शिशु के आगे खड़ा हो जाता है। उसका दिल जोर से धड़क रहा होता है। वो इन लोगों की भाषा नहीं समझ पाता। वो निएंडरथल है और वे होमो सेपियंस। ये अंतर उनके बीच एक दीवार जैसा महसूस होता है। फिर भी उनमें से एक व्यक्ति शांत भाव से आगे बढ़ता है, खुले हाथों और सौम्य इशारों के साथ सूखा मांस आगे बढ़ाते हुए। सावधानी से थॉर्न उसे स्वीकार करता है। वो और लार्क भोजन का स्वाद लेते हैं और अनिश्चित सी मुस्कान का आदान प्रदान करते हैं, ये समझते हुए कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। जब वो समूह आगे बढ़ने लगता है तो लार्क उनके पीछे चलने की इच्छा प्रकट करती है। लंबी चुप्पी के बाद थॉर्न अंततः सहमत हो जाता है, अलगाव के बजाय उम्मीद को चुनते हुए। उस रात जब वे सब साथ में डेरा डालते हैं, थॉर्न खुद को उनके बीच अजनबी महसूस करता है।
माहौल की झिझक को कम करने के लिए वो अपनी छोटी बांसुरी उठाता है और बजाने लगता है। साधारण सी धुन हवा में तैरने लगती है। अजनबी पहले जिज्ञासा से सुनते हैं, फिर खुशी से। जल्द ही वे उससे इसे बजाना सिखाने का आग्रह करते हैं। डर की जगह हंसी ले लेती है और अपने संसार को बदल देने वाले दुख के बाद पहली बार थॉर्न एक अनजानी पर स्वागत योग्य भावना महसूस करता है। अपनापन। सावधानी भरी कई दिनों की यात्रा के बाद थॉर्न और उसके बच्चे आखिरकार होमो सैपियंस की एक बस्ती तक पहुंचते हैं। शत्रुता के बजाय उनका स्वागत खुले चेहरों और मददगार हाथों से होता है। गांव वाले उन्हें भोजन, आश्रय और आग के पास बैठने की जगह देते हैं। धीरे धीरे वो डर जो कभी उनके बीच दीवार बन गया था मिटने लगता है। थॉर्न इस नए जीवन में ढल जाता है, यहाँ तक कि बच्चों के खेल में शामिल होकर हंसता भी है। साल बीत जाते हैं। लार्क एक मजबूत युवती बन जाती है और अंततः उसी युवक से विवाह करने का निर्णय लेती है जिसने जंगल में सबसे पहले दयालुता से उनका हाथ बढ़ाया था। दोनों पक्षों के आशीर्वाद के साथ पूरा गांव उनके मिलन का जश्न मनाता है। दो दुनियाओं के अब अलग नहीं बल्कि एक हो जाने का प्रतीक। समय हजारों वर्षों आगे बढ़ता है। साल 2025 में क्लेयर नाम की एक महिला अपने सहकर्मी ग्रेग के साथ देर रात का एक असहज पल साझा करती है। दोनों समझ जाते हैं कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली है और माहौल जल्द ही फीका पड़ जाता है। ग्रेग रात रुकने का सुझाव देता है, लेकिन क्लेयर उसे दृढ़ता से घर भेज देती है। जब वो फिर कभी मिलने का इशारा करता है तो वो बात टाल देती है और कहती है कि उसे अपने काम पर ध्यान देना है। उसके जाने के बाद वो जटिलताओं की बजाय अकेलेपन को चुनती है। अगली सुबह क्लेयर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अपने काम पर लौटती है, जहां वह एक मानवशास्त्री के रूप में कार्यरत है। उसका नया प्रोजेक्ट एक निएंडरथल कंकाल के अवशेषों का अध्ययन करना है। मानवता के दूर अतीत से सीधा संबंध। ग्रेग का संदेश उसके फोन पर चमकता है, लेकिन वो उसे अनदेखा कर देती है। बाद में कैंपस में उसे सामने देखकर वो जानबूझकर रास्ता बदल लेती है। अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए क्लेयर अपने शोध को लेकर उत्साह से भर जाती है। उसे विश्वास है कि उसके निष्कर्ष मानव उत्पत्ति की समझ को बदल सकते हैं, शायद आधुनिक चिकित्सा में भी नई दिशा दे सकते हैं। संभावनाएं उसे रोमांचित करती है। उस शाम वो आखिरकार ग्रेग को एक छोटा भावनाहीन संदेश भेजती है, दूरी बनाए रखते हुए। कुछ समय बाद एक सुबह काम पर जाते हुए उसका फोन फिर बजता है। इस बार उसकी माँ का कॉल। क्लेयर स्क्रीन को कुछ पल देखती है और कॉल को बजता रहने देती है। थोड़ी देर बाद ग्रेग एक साधारण संदेश भेजता है, पूछता है कि नई नौकरी कैसी चल रही है। इस बार क्लेयर गर्मजोशी से जवाब देती है। जो बातचीत एक साधारण आदान प्रदान से शुरू होती है वो सहज और लंबी चर्चा में बदल जाती है, मानो उनके बीच कभी कोई असहजता थी ही नहीं। फिर उसका फोन दोबारा बजता है। उसकी माँ। क्लेयर इस बार कॉल उठा लेती है। दूसरी ओर से आई खबर उसकी दुनिया तोड़ देती है। उसकी माँ बताती है कि उन्हें कैंसर का पता चला है और डॉक्टर निश्चित नहीं है कि कितना समय बाकी है। ये शब्द क्लेयर की सांसें रोक देते हैं। बाद में अपने अपार्टमेंट में अकेली वो इस बोझ के नीचे टूट जाती है और आंसुओं में बिखर जाती है। उस शाम अपने विचारों से भागने की कोशिश में वो एक पार्टी में जाती है, जहां अचानक ग्रेग से मुलाकात हो जाती है। एक के बाद एक घटनाएं घटती हैं और वे उसके घर लौट आते हैं। इस बार उनके बीच कोई झिझक नहीं होती। वो रिश्ता सच्चा महसूस होता है, कम से कम कुछ पलों के लिए। लेकिन जैसे ही सब खत्म होता है, क्लेयर खुद को अलग कर लेती है। वो उसे याद दिलाती है कि उसकी वैंकूवर के लिए सुबह की फ्लाइट है और भोर होने से पहले ही वहां से निकल जाती है ताकि हालात और उलझ न जाएं। अगले दिन वो अपने बचपन के घर पहुंचती है। अपनी माँ को सामने देखकर बीमारी की सच्चाई से इनकार करना असंभव हो जाता है। क्लेयर स्वीकार करती है कि वो खुद को कितना असहाय महसूस कर रही है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसी समस्या को कैसे ठीक किया जाए जिसे न शोध से सुलझाया जा सकता है न तर्क से। वे साथ में अस्पताल जाती है, जहां क्लेयर चुपचाप बैठी रहती है और देखती है कि इलाज किस तरह उसकी माँ को थका रहा है। उस रात वो ग्रेग को वीडियो कॉल करती है। वहां देर रात होने के बावजूद वो थकी मुस्कान के साथ कॉल उठा लेता है। क्लेयर कोशिश करती है कि बातचीत हल्की रहे, जैसे सब ठीक हो, लेकिन अंततः उसकी आवाज भर्रा जाती है और सच्चाई बाहर आ जाती है। उसकी माँ मर रही है। ग्रेग स्क्रीन और नाजुक से जुड़ाव के जरिए जितना हो सके उसे सांत्वना देता है। जब क्लेयर दोबारा अपने विश्वविद्यालय के काम पर लौटती है, उसका ध्यान बिखरा हुआ रहता है। उसका फोन बार बार माँ के कॉल से जगमगा उठता है। हर बार वो वादा करती है कि जल्द ही मिलने आएगी। इस सप्ताहांत वो कहती है, मानो समय उसके इंतजार में ठहर जाएगा। कुछ समय बाद क्लेयर फिर ग्रेग से मिलती है। उनके बीच की निकटता के बाद छाई खामोशी में वो आखिर स्वीकार करती है कि उसके मन पर क्या बोझ है। उसे शायद अपनी नौकरी छोड़कर माँ के पास रहना पड़े। ये विचार उसे तोड़ देता है। वर्षों की पढ़ाई, एक महत्वपूर्ण शोध परियोजना, वो भविष्य जिसके लिए उसने संघर्ष किया, सब अचानक अनिश्चित लगने लगता है। 1 घंटे के भीतर वो डीन के सामने बैठकर औपचारिक रूप से इस्तीफा दे देती है। कोई नाटकीय भाषण नहीं, बस एक स्थिर आवाज जो टूटे दिल को छिपा रही है। ग्रेग को एक छोटा सा संदेश भेजने के बाद वो देश छोड़ देती है। विमान में बैठे बैठे उसके आंसू बिना रुके बहते हैं। दुख और त्याग आपस में उलझे हुए दिन बीतते हैं। क्लेयर फिर ग्रेग को फोन करती है, किसी ठोस सहारे की तलाश में। उसकी माँ की हालत और बिगड़ गई है और उसे डर है कि शायद वो कभी अमेरिका लौट न पाए।
उसके और ग्रेग के बीच की दूरी उसे समुद्र से भी विशाल लगती है। उसे चिंता है कि उनका रिश्ता इसे झेल नहीं पाएगा। लेकिन ग्रेग अब भी ऐसे भविष्य की बात करता है जैसे वो अभी भी उनकी पहुंच में हो। आखिरकार वो होता है जिससे वो डर रही थी। उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ देती है। क्लेयर एक बार फिर ग्रेग को फोन करती है, उसकी आवाज खोखली और थकी हुई। अगले दिन जब वो दोबारा उसे कॉल करती है, ग्रेग काम पर होता है और फोन नहीं उठा पाता। बाद में वो वापस कॉल करता है, लेकिन इस बार क्लेयर व्यस्त होती है और बात जल्दी खत्म करनी पड़ती है। उसी शाम वो उसे संदेश भेजती है जब वो दोस्तों के साथ बाहर होता है। ग्रेग एक पल के लिए हिचकिचाता है, समझ नहीं पाता कि सब कुछ कैसे संभाले। कुछ हफ्तों बाद एक वीडियो कॉल के दौरान क्लेयर कहती है कि उन्होंने साथ बिताए समय से ज्यादा समय अलग बिताया है। उसकी झुंझलाहट बाहर आ जाती है। वो कहती है कि वो ऐसे और नहीं चल सकती और अपनी नाराजगी के बीच अचानक उसके मुंह से निकल जाता है, वो उससे प्यार करती है। ग्रेग हल्के से हंसता है और कहता है कि वो भी उससे प्यार करता है। क्लेयर नाराज बने रहने की कोशिश करती है, लेकिन इस स्वीकारोक्ति के बाद उनके बीच कुछ बदल जाता है। समय के साथ ग्रेग उसके पास रहने के लिए आ जाता है। क्लेयर बताती है कि उसने विश्वविद्यालय को मना लिया है कि वो अपना शोध दूर से जारी रख सकती है। एक शाम ग्रेग उसे एक हार देकर चौंका देता है, जो उस प्राचीन कंकाल के साथ मिले एक छोटे से अवशेष से प्रेरित है जिसका अध्ययन क्लेयर ने किया था। वह इस उपहार से बेहद खुश होती है और उसे चूम लेती है। हालांकि उसके मन का एक हिस्सा इस बात से जूझता है कि क्या यह नैतिक रूप से सही है। साल 2029 की छुट्टियों तक उनका जीवन अधिक संपूर्ण महसूस होने लगता है। नए साल की पूर्व संध्या पर वे आधी रात से पहले ही सो जाते हैं और पड़ोसियों की जश्न की आवाज से जागते हैं। क्लेयर, जो अब गर्भावस्था के अंतिम चरण में है, सोचती है कि क्या उन्हें किसी और आधुनिक जगह पर चले जाना चाहिए, किसी ऐसी जगह जो अतीत से कम जुड़ी हो। ग्रेग स्वीकार करता है कि उसे इन दीवारों में बसी इतिहास की खुशबू पसंद है। बाद में क्लेयर प्रोफेसरशिप के लिए आवेदन करने का विचार करती है। ये सोच उसे उत्साहित भी करती है और डरा भी देती है। उस रात वो सोने से पहले अपने छोटे बेटे को देखती है और अपनी चिंता स्वीकार करती है। अगर वो ये पद स्वीकार करती है तो शायद परिवार के लिए कम समय बचे। ग्रेग प्यार से कहता है कि वे इस पर कल फैसला करेंगे। एक पारिवारिक सैर के दौरान वे एक संग्रहालय जाते हैं। वहां प्रारंभिक मानवों पर आधारित प्रदर्शनी में कांच के पीछे एक साधारण सी तराशी हुई बांसुरी रखी है। पास ही गुफा की प्राचीन चित्रकला है जो उस निएंडरथल कंकाल के पुनर्निर्मित चेहरे से मिलती जुलती है जिसका अध्ययन क्लेयर ने कभी किया था। संकेत शांत लेकिन गहरा है। जिस कंकाल पर उसने शोध किया वो शायद किसी असली पिता, किसी कलाकार, किसी संगीतकार का था। शायद वही जिसकी कहानी पीढ़ियों पहले शुरू हुई थी। जब एक टूर गाइड सहजता से कहता है कि निएंडरथल बुद्धिमान नहीं थे तो क्लेयर और उसका बेटा तुरंत विरोध करते हैं। वे बांसुरी की ओर इशारा करते हैं, रचनात्मकता, भावना और मानवता के प्रतीक के रूप में। टूर गाइड के जाने के बाद क्लेयर अपने बेटे के पास घुटनों के बल बैठती है और धीरे से समझाती है कि इतिहास किसी एक समूह द्वारा दूसरे को बदल देने की कहानी नहीं है। बहुत पहले अलग अलग मानव प्रजातियां साथ रहती थी, प्यार करती थी और परिवार भी बनाती थी। जीवित रहना कभी विभाजन के बारे में नहीं था, ये एकता के बारे में था। सदियां बीत जाती है। दूर भविष्य में उन्नत पायलट क्ली एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान में जागती है जो गहरे अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है। ये यान 2 सदियों से भी अधिक समय से यात्रा कर रहा है। उसका मिशन पीढ़ियों तक फैला हुआ है। अपनी रोज की कसरत शुरू करते हुए वो जहाज की कृत्रिम बुद्धिमत्ता साथी रोस्को से बात करती है। वो सहजता से पूछती है कि क्या वे अपने गंतव्य के करीब है। रोस्को बताता है कि 210 साल की यात्रा के बाद भी 126 साल बाकी है। क्ली इस समय सीमा की अजीबता पर हंस देती है, लेकिन उस हंसी के पीछे एक शांत अकेलापन छिपा है। ये यात्रा लंबी है और उसे गहराई से एहसास है कि इतनी विशाल समय रेखा के सामने एक मानव जीवन कितना छोटा लगता है। रूटीन मेंटेनेंस जांच पूरी करने के बाद वो भोजन के लिए बैठती है। पोषक तत्वों से भरपूर प्यूरी, जिन्हें पृथ्वी के पारंपरिक व्यंजनों जैसा बनाने के लिए तैयार किया गया है। खाते हुए वो मेज की सतह पर प्रोजेक्ट हो रहे डेटा को स्क्रॉल करती है और जहाज की गति कम करने वाली प्रणालियों पर चर्चा करती है, क्योंकि वो अपने दूरस्थ गंतव्य के लिए तैयारी कर रहा है। रोस्को उसे आश्वस्त करता है कि नेविगेशन और टकराव नियंत्रण पूरी तरह अनुकूलित है। हालांकि एआई हल्के से उसकी मानसिक स्थिति को लेकर चिंता भी जताता है। क्ली ठीक से सो नहीं पा रही है। बाद में वो जहाज के ग्रीन हाउस में जाती है, उन कुछ स्थानों में से एक जहां जीवन के रंग मौजूद है। वो पत्तियों का ध्यान से निरीक्षण करती है, ये सोचते हुए कि क्या सिंचाई प्रणाली पर्याप्त पानी दे रही है। रोस्को मिट्टी को स्कैन करता है और पुष्टि करता है कि नमी का स्तर स्थिर है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद एक चेतावनी शांति को भंग कर देती है। ऑक्सीजन का स्तर 1% गिर गया है। क्ली तुरंत ग्रीन हाउस में लौटती है और देखती है कि कई पौधों में रंग बदलने लगा है। कुछ गड़बड़ है। वे तुरंत नियंत्रण प्रक्रियाएं शुरू करते हैं। क्षेत्र को सील और कीटाणुरहित किया जाता है। वो सावधानी से नमूने इकट्ठा करती है ताकि संक्रमण के स्रोत का विश्लेषण कर सके। सभी सिस्टम रिकॉर्ड के अनुसार जहाज पर कोई बाहरी तत्व मौजूद नहीं होना चाहिए। फिर भी कुछ अनदेखा फैलना शुरू हो चुका है। बीमार फसलों को अलग करके हटाने के कुछ घंटों बाद आंकड़े दोबारा गणना किए जाते हैं। नुकसान उसकी उम्मीद से अधिक है।
ग्रीन हाउस की उत्पादन क्षमता का 4.5% खत्म हो चुका है। इतने सटीक संतुलन पर टिकी इस मिशन के लिए एक छोटा सा अंश भी मायने रखता है। क्ली चुपचाप आंकड़ों को देखती रहती है। निराशा उसकी छाती में कसाव पैदा करती है। वो बुदबुदाती है कि इस बार उसे कुछ अच्छी खबर मिलनी चाहिए थी। उसका मनोभाव भांपकर रोज को एक अप्रत्याशित मजाक करता है, सूखा लेकिन बिल्कुल सही समय पर। अनचाहे ही क्ली मुस्कुरा देती है। जैसे ही वो डायग्नोस्टिक जांच जारी रखती है, वो अपने परिचालन सीमाओं की याद दिलाने को कहती है। रोज को सीधा जवाब देता है, यदि कुल पौधों का नुकसान 6% से अधिक हो गया तो मिशन अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को बनाए नहीं रख पाएगा। विफलता गणितीय रूप से तय हो जाएगी। क्ली हल्की व्यंग्यात्मक हंसी छोड़ती है। वे पहले ही 5% के करीब पहुंच चुके हैं। गुंजाइश कम होती जा रही है और समय उसके पक्ष में नहीं है। वो अपने प्रयास दोगुने कर देती है, संक्रमण के स्रोत को खोजने के लिए हर संभावना को स्कैन करते हुए। फिर भी कई घंटों बाद गिरावट जारी रहती है। कंट्रोल पैनलों की धुंधली रोशनी में रोज को अचानक उससे पूछ बैठता है कि इंसानों के लिए मृत्यु के बारे में सोचना कैसा महसूस होता है। क्ली इस सवाल को टाल देती है। ये दर्शन पर चर्चा करने का समय नहीं है। इसके बजाय वो आदेश देती है कि सभी गैरजरूरी प्रणालियां बंद कर दी जाएं, ताकि ऑक्सीजन बचाई जा सके, भले ही इससे बहुत कम लाभ हो। एक एक करके जहाज के हिस्से अंधेरे में डूबने लगते हैं। लगातार गूंजती आवाज धीमी पड़ जाती है। केवल एक हाथ में पकड़ी रोशनी के सहारे वो ग्रीन हाउस में जाती है और हर पौधे की ट्रे को खुद जांचती है। रोज को मानव मस्तिष्क की दृढ़ता और उसकी नाजुकता पर विचार करना शुरू करता है, लेकिन तभी एक अलर्ट उसकी बात रोक देता है। एक संभावित एंटीवायरल फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है, जो इकट्ठा किए गए नमूनों के आधार पर विकसित किया गया है। कुछ ही मिनटों में एक महीन धुंध बचे हुए पौधों पर छा जाती है। वे इंतजार करते हैं। रीडिंग्स में कोई सुधार नहीं होता। संक्रमण अपनी शांत गति से फैलता रहता है। क्ली धीरे से सांस छोड़ती है और मुख्य डिस्प्ले बंद कर देती है, अब और प्रतिशत गिरते देख पाने में असमर्थ। अंधेरे में सन्नाटा बाहर के शून्य से भी अधिक भारी लगता है। लंबे घंटों तक गिरते हुए आंकड़ों को घूरने के बाद क्ली एक पीड़ादायक निष्कर्ष पर पहुंचती है। यदि वे ये नहीं पहचान पाते कि कौन सी प्रजाति संक्रमण फैला रही है, तो एकमात्र सुनिश्चित समाधान है हर पौधे को हटा देना, पूरे ग्रीन हाउस को साफ कर देना, संक्रमण को पूरी तरह मिटा देना। जब हवा स्थिर हो जाएगी तो वे निष्फल बीजों से फिर से शुरुआत कर सकते हैं। रोज को तुरंत परिणामों की गणना करता है। सभी पौधों को खत्म करने से ऑक्सीजन उत्पादन ढह जाएगा। जहाज में इतनी सांस लेने योग्य हवा नहीं बचेगी कि उसके सबसे कीमती भार क्रायोजेनिक कक्षों में सुरक्षित मानव भ्रूणों को जीवित रखा जा सके। क्ली खपत के आंकड़ों को देखती है और सच्चाई समझ जाती है। लगभग सारी उपलब्ध ऑक्सीजन वो अकेले उपयोग कर रही है। शांत स्वर में वो एक अकल्पनीय प्रस्ताव रखती है। यदि वो स्वयं अपना जीवन समाप्त कर दे तो शेष भंडार भ्रूणों को गंतव्य तक पहुंचने तक जीवित रखने के लिए पर्याप्त हो सकता है। एआई मिशन के अंतिम चरण की देखरेख कर सकता है। मशीनें नई दुनिया की तैयारी कर सकती हैं। बच्चे जीवित रहेंगे। रोज को इस विचार को अस्वीकार कर देता है। एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वो तर्क देता है, मानव बच्चों को पालने के लिए नहीं बनाई गई है। जीवित रहना केवल रखरखाव से संभव नहीं। इसके लिए प्रवृत्ति, तात्कालिक निर्णय और कुछ अप्रत्याशित मानवीय तत्व चाहिए। इसके बजाय रोज को वैकल्पिक ऑक्सीजन उत्पादन के तरीकों की खोज का सुझाव देता है। वो एक द्वितीय प्रणाली के लिए संभावनाओं की गणना शुरू कर देता है। विस्तृत गणनाओं के बाद रोज को एक साहसिक समाधान प्रस्तुत करता है। जहाज के केंद्रीय कंप्यूटिंग कक्ष को एक जैविक ऑक्सीजन जनरेटर में बदल दिया जाए। जहाज में संग्रहित शैवाल, एल्गी संस्कृतियों को बढ़ाकर सीधे जीवन समर्थन प्रणाली में एकीकृत किया जा सकता है। मुख्य कंप्यूटर ही एक नए ग्रीनहाउस की नींव बन जाएगा। क्ली तुरंत समझ जाती है कि इसका क्या अर्थ है। ये परिवर्तन रोस्को के हार्डवेयर को स्थायी रूप से नष्ट कर देगा। एआई बिना झिझक जवाब देता है, यदि मानव अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए किसी एक प्रणाली का बलिदान आवश्यक है तो वही उसका सबसे तार्किक उद्देश्य है। क्ली इसे इस सवाल में बदलने से इनकार कर देती है कि कौन जीने के योग्य है। वो एक सिमुलेशन की मांग करती है ताकि ये तय किया जा सके कि मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने की अधिक संभावना किसमें है। अगले चक्र में रोज को कहता है कि मॉडल को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता। मानव व्यवहार बहुत अधिक अनिश्चित चर वेरिएबल्स लेकर आता है। क्ली पारदर्शिता पर जोर देती है। दबाव में आकर रोज को परिणाम बताता है। सांख्यिकीय रूप से उसके सफल होने की संभावना थोड़ी अधिक है। जब क्ली स्वयं प्रोजेक्शन की जांच करती है तो वो देखती है कि अंतर लगभग नगण्य है, सिर्फ 0.2% का फर्क, और गहराई से देखने पर उसे एक अप्रमेय समायोजन मिलता है जिसे प्रोबेबिलिटी ड्रिफ्ट कहा गया है। एक ऐसा तत्व जो मानव अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता और जिसे रोज को भाग्य कहता है उससे जुड़ा है। अब आगे बढ़ने का कोई और रास्ता नहीं बचा। क्ली ऑपरेशंस मैनुअल निकालती है और शटडाउन प्रोटोकॉल खोजती है। औजार हाथ में लेकर वो एक सीलबंद पैनल खोलती है और जहाज के केंद्रीय कोर को उजागर करती है। धुंधले कक्ष में छोटे संकेतक प्रकाश धीरे धीरे टिमटिमा रहे होते हैं। रोज को शांत स्वर में उसे अंतिम नियंत्रण लीवर तक मार्गदर्शन देता है और आश्वस्त करता है कि प्रक्रिया पीड़ारहित होगी। जब क्ली उससे कोई अंतिम इच्छा पूछती है तो एआई बस इतना कहता है, बच्चों की रक्षा करना। उसकी आवाज भर्रा जाती है जब वो जवाब देती है कि 2 सदियों की इस मौन यात्रा में रोज को ही उसका एकमात्र साथी रहा है।
फिर आंसुओं के साथ वो लीवर खींच देती है। जहाज पहले से भी अधिक शांत हो जाता है। अगली सुबह उस अनुपस्थिति का बोझ असहनीय है। कोई आवाज उसे अभिवादन नहीं करती, कोई टिप्पणी गलियारों में गूंजती नहीं। फिर भी शोक उसके काम को रोक नहीं पाता। वो कंप्यूटर प्रणालियों को खोलना शुरू करती है, उस स्थान को जीवित शैवाल कक्ष में बदलते हुए। वृद्धि जल्दी पकड़ लेती है, उन पैनलों पर फैलती हुई जो कभी डेटा संसाधित करते थे। कुछ हफ्तों बाद परिवर्तित कक्ष में ऑक्सीजन का स्तर पूर्ण शुद्धता तक पहुंच जाता है। वातावरण स्थिर होने के बाद क्ली अगले असंभव कार्य की ओर बढ़ती है। वो कृत्रिम गर्भाधान प्रणालियों के तकनीकी दस्तावेजों का अध्ययन करती है। प्रक्रिया जटिल और कठोर है, लेकिन धीरे धीरे सावधानी पूर्वक वो नर्सरी में एक कार्यशील कृत्रिम गर्भ तैयार करती है। तारों के बीच बहते एक जहाज में अकेली क्ली केवल जीवित रहने की नहीं, बल्कि मानवता को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है। कृत्रिम गर्भाधान का पहला प्रयास कुछ ही घंटों में विफल हो जाता है। प्रणालियां बंद हो जाती है, जीवन संकेत लुप्त हो जाते हैं और नर्सरी फिर से मौन हो जाती है। क्ली वहां खड़ी रह जाती है, टूटी हुई लेकिन हारी नहीं। वो डेटा संशोधित करती है, पोषक तत्वों का अनुपात बदलती है, ऑक्सीजन प्रवाह को दोबारा संतुलित करती है और फिर से शुरुआत करती है। असफलता के बाद असफलता आती है, फिर भी वो प्रयास जारी रखती है। अनगिनत संशोधनों और बिना सोए बीते चक्रों के बाद आखिरकार एक प्रयास स्थिर हो जाता है। धड़कन कायम रहती है, कोशिकाएं ठीक वैसे ही विभाजित होती है जैसे उन्हें होना चाहिए। महीनों बाद एक बच्ची पहली बार अपनी आंखें खोलती है। क्ली उसका नाम रखती है वी। जैसे जैसे वी बड़ी होती है, पृथ्वी पर जन्मे किसी भी बच्चे से कहीं अधिक तेजी से क्ली उसे सच्चाई बताती है। उनका गृह ग्रह धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। उसके पारिस्थितिक तंत्र अपूरणीय रूप से ढह चुके थे। ये अंतरिक्ष यान मानवता के अस्तित्व की अंतिम कोशिश था, एक पीढ़ीगत जहाज जिसमें नए आरंभ के लिए परिवर्तित डीएनए ले जाया जा रहा था। बच्चों को इस तरह अभिकल्पित किया गया है कि वे जल्दी परिपक्व हों ताकि बिना विलंब एक नई सभ्यता का निर्माण कर सके। लेकिन क्ली को अलग तरह से परिवर्तित किया गया था। उसकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी कर दी गई ताकि वो मिशन की शुरुआत से अंत तक देखरेख कर सके। मानवता ने बहुत पहले सीख लिया था कि अमरता हर किसी के लिए बना हुआ उपहार नहीं है। ये बोझ वो अकेले उठाती है। समय के पार गूंजे एक दूसरे से जुड़ने लगती है। दूर अतीत में थॉर ने अपने बच्चों को पत्थर और चिंगारी से आग निकालना सिखाया था, ज्ञान आगे बढ़ाते हुए ताकि वे जीवित रह सकें। कुछ अधिक हाल के समय में क्ले ने भी अपने बच्चों का मार्गदर्शन उसी दृढ़ संकल्प के साथ किया। उसने इतिहास और मानवता की अपनी समझ उनके साथ साझा की और यहां तक कि ग्रेग को भी पूरी तरह पिता की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया, खासकर तब जब उनका जिज्ञासु बेटा अपनी उम्र से कहीं आगे की सामग्री पर जा पहुंचा। विकास के लिए बातचीत आवश्यक थी, मौन नहीं। और अंतरिक्ष के सुदूर विस्तार में क्ली अपने नाजुक परिवार को बढ़ाती है। वो 2 और बच्चों को इस दुनिया में लाती है और वी को उनकी देखभाल करना सिखाती है ताकि उसे कभी वो एकांत न झेलना पड़े जो क्ली ने झेला। साथ मिलकर वे उस शैवाल कक्ष की देखभाल करते हैं जहां कभी जहाज का कृत्रिम मस्तिष्क था। हर बार भीतर प्रवेश करते समय वे फुसफुसाते हैं, धन्यवाद रोज को, उस बलिदान का सम्मान करते हुए जो उनकी सांसों को जीवित रखता है। क्ली वी को कठोर प्रशिक्षण देती है, हजारों संकट सिमुलेशन चलवाती है। वी उनसे नफरत करती है क्योंकि बहुत से सिमुलेशन आपदा में समाप्त होते हैं, लेकिन क्ली अड़ी रहती है। यदि उसके साथ कुछ भी हो जाए तो वी को नेतृत्व करने, अनुकूलन करने और जीवित रहने के लिए तैयार रहना होगा। समय अपनी लय में आगे बढ़ता रहता है। प्राचीन संसार में लार्क अपने स्वयं के बच्चे को जन्म देती है। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो स्मृतियों से भारी एक साधारण हार फिर एक बार आगे सौंप दिया जाता है। एक शांत रात थॉर्न आग के पास विश्राम करता है और आखिरी बार अपनी आंखें बंद करता है, अपने फलते फूलते परिवार को देखकर संतुष्ट। वे गुफा की दीवार पर एक और हाथ का निशान बनाकर उसे विदा करते हैं और वो हार उसकी हथेली में रख देते हैं। आधुनिक युग में क्लेयर और ग्रेग अपने बड़े हो चुके बेटे को उत्साह से एक नई खोज के बारे में बताते हुए सुनते हैं जिसे एलिक्सिर कहा जाता है, एक ऐसा विज्ञान जो लंबी उम्र का वादा करता है। बाद में चुपचाप वे वही पुराना हार उसके लिए एक प्रोत्साहन भरे नोट के साथ छोड़ देते हैं। घर लौटते समय कार में वे खुलकर बात करते हैं। हमेशा जीवित रहना उन्हें आकर्षित नहीं करता। वे सहमत होते हैं कि अंत ही जीवन को तात्कालिकता देता है, वही उसे अर्थ प्रदान करता है। सालों बाद क्लेयर वृद्धावस्था में शांतिपूर्वक इस दुनिया से विदा लेती है। उसके बेटे उसके पास खड़े होते हैं और दूर भविष्य में इस्पात की गलियारों में अलार्म गूंज उठते हैं जब क्ली का जहाज अपनी अंतिम अवतरण प्रक्रिया शुरू करता है। यान जोर से कांपता है, फिर अंततः किसी अनजान ग्रह की मिट्टी पर स्थिर हो जाता है। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा जाता है। क्ली खुद को एक अन्वेषण सूट में सील कर लेती है। वो बाहर कदम रखने वाली पहली इंसान होगी, सिर्फ एक नए ग्रह पर नहीं, बल्कि उस कहानी के अगले अध्याय में जो कभी आग की रोशनी से शुरू हुई थी, प्रेम और हानि से गुजरती हुई अब उसके हाथों में आ पहुंची है। अज्ञात में कदम रखने से पहले क्ली जहाज के भीतर एक छोटे भंडारण दराज के सामने रुकती है। वहां से वो एक परिचित हार निकालती है, पीढ़ियों से चला आ रहा एक नाजुक संबंध। वो उसे धीरे से वी के हाथों में रख देती है, विश्वास और जिम्मेदारी का एक मौन प्रतीक। बिना शब्द कहे ही वो स्पष्ट कर देती है,
अब नेतृत्व उसकी बेटी का है। एयरलॉक धीमी सी फुसफुसाहट के साथ खुलता है। सदियों बाद पहली बार किसी मानव का पैर पराई मिट्टी को छूता है। धातु की दहलीज के उस पार रंगों से भरा एक जीवंत दृश्य फैला है। अनजाने फूलों के अंतहीन मैदान खुले आकाश के नीचे लहराते हुए, वर्षों तक इस्पात और पुनर्चक्रित हवा से घिरे रहने के बाद क्ली पहली बार सचमुच कुछ नया सांस में भरती है। समय फिर आगे बढ़ता है। मानवता इस दूरस्थ दुनिया पर जड़ें जमाती है। संरचनाएं खड़ी होती है। बच्चे जन्म लेते हैं। घाटियों में आवाजें गूंजती हैं। जो कभी एक हताश मिशन था, वो एक फलती फूलती सभ्यता में बदल जाता है। तेज विकास की अनुमति देने वाली आनुवंशिक संरचना के कारण वी जल्दी परिपक्व हो जाती है। वो नेतृत्व करती है, सिखाती है और निर्माण करती है, ठीक वैसे ही जैसे उसे प्रशिक्षित किया गया था। लेकिन वही तेज जीवन जिसने मानवता को पुनर्जीवित करने में मदद की, उसके वर्षों को छोटा भी कर देता है। समय के साथ वो वृद्ध हो जाती है, जबकि क्ली, जिसकी उम्र बढ़ना धीमा कर दिया गया था, शारीरिक रूप से अब भी मजबूत बनी रहती है। अंततः वो दिन आता है जब क्ली अपनी बेटी की अंतिम विश्राम स्थली के पास खड़ी होती है। वी को उसी हार के साथ दफनाया जाता है। विरासत और निरंतरता का प्रतीक एक बार फिर मिट्टी में लौट जाता है। बाद में क्ली फिर उस बूढ़े हो चुके अंतरिक्ष यान में लौटती है। वही जहाज जिसने सितारों के पार उम्मीद को पहुंचाया था। उसके खाली गलियारों में अकेली खड़ी होकर वो आखिरकार खुद को टूटने देती है। कोई भी माता पिता अपने बच्चे से अधिक समय तक जीवित रहने के लिए नहीं बने होते, और कोई भी तैयारी उस सच्चाई को हल्का नहीं कर सकती। उन मौन दीवारों के बीच जहां कभी एक और आवाज गूंजती थी, क्ली शोक मनाती है। सदियों के अस्तित्व, प्रेम, त्याग और शुरुआतों तथा अंतों के अनवरत चक्र की साक्षी बनकर। और यही हमारी कहानी समाप्त होती है। समय, प्रेम, बलिदान और अस्तित्व की एक लंबी यात्रा। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा भी छुआ हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें प्रभावशाली कहानियां पसंद है, और नीचे कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। मैं आपकी व्याख्या सुनना चाहूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आप अगली सिनेमा यात्रा कभी मिस न करें। अगली कहानी तक देखते रहिए, सपने देखते रहिए।